हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिंग क्लास। मैं सचिन एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के। नाउ अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डी प्रभावी गहराई की बीम के लिए यदि उदासीन अक्ष एन वाई डी और कंक्रीट और स्टील में प्रतिबल आपके क्रमशः सिग्मा एस टी और सिग्मा सी भी हैं और आपका मापांक अनुपात यानी कि मॉडल रेशियो एम है, तो इनमें रिलेशन आपको बताना है। तो रिलेशन क्या होगा? आपका रिलेशन होगा एन अपॉन डी इज इक्वल टू आपका 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस सिग्मा एस टी अपॉन एम सिग्मा सी बी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नाउ देख लेते हैं कि जो आपका न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है। एन अपॉन डी होता है आपका एम सिग्मा सी बी अपॉन एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। ठीक है, नाउ जब हम सिग्मा सी बी कॉमन लेंगे तो आपको क्या बचेगा इसमें? एन अपॉन डी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस सिग्मा एस टी अपॉन एम सिग्मा सी बी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो आपको क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एकल प्रबलित कंक्रीट धरान यानी कि सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए प्रतिरोधी आघूर्ण मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा आपका? बी बिर्थ, एन न्यूट्रल एक्सिस, सी आपके क्या होंगे इसमें? कंप्रेशन स्ट्रेस डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में डी इफेक्टिव डेप्थ माइनस के एन डिवाइडेड बाई 3। एन आपके क्या? न्यूट्रल एक्सिस डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपके क्या आएंगे? कंप्रेशन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या पूछा गया कि यदि इस्पात में अनुज्ञेय तनन प्रतिबल यानी कि परमिशनल टेंसाइल स्ट्रेस 140 मेगा पास्कल है तो एकल प्रबलित संतुलित बीम के लिए उदासीन अक्ष होगी। तो जो आपका न्यूट्रल एक्सिस का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है? एम सिग्मा सी बी अपॉन एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी और एक्स डिवाइड बाई डी। नाउ आपकी जो एम की वैल्यू ली जाती है आईएस कोड के अनुसार वो कितनी जाती है? 280/3 सिग्मा सी बी मल्टीप्लाई बाई आपकी क्या होगा? सिग्मा सी बी डिवाइडेड बाई 280 डिवाइडेड बाई आपको क्या होगा? 280 3 सिग्मा सी बी मल्टीप्लाई बाई सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। नाउ सिग्मा सी बी कट जाएगा, सिग्मा सी बी से यहाँ भी सिग्मा सी बी कट जाएगा। ठीक है, जब आपकी 280/3 है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 93.3 आएगी, 33 आएगी। तो 93.33 नीचे क्या आएगा? 93.33 प्लस आपके 140। जब इसको कहते हैं कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी वो आपकी आएगी 0.4। ठीक है, तो x यानी न्यूट्रल एक्सिस डिवाइडेड बाई डी आपका कितना आ गया? 0.4। तो आपकी न्यूट्रल एक्सिस कितनी आ जाएगी? 0.4 डी। तो जो आपका ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर होगा आपका। ना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया कि Fe 250 के लिए आपकी सीमांत उदासीन अक्ष होगी। तो आपकी जो आपकी लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस हम कैलकुलेट करते हैं उसका फार्मूला होता है एक्स यू मैक्स या एक्स यू लिमिटिंग इजिकल टू होता है 700 डी अपॉन 1100 प्लस 0.87 एफ वाई। ठीक है, एफ वाई क्या आपकी? जो भी आपकी ग्रेड की स्टील आप यूज़ कर रहे हैं उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, नाउ जब हम एफ फी 250 में एफ वाई की वैल्यू क्या होगी आपकी? 250। ठीक है, तो जब हम इसको पुटअप करेंगे तो जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी एक्स यू मैक्सी 0.53 डी निकल के आएगी। कितनी आएगी? एक्स यू की वैल्यू निकल के आई 250 के लिए 0.53 डी। नाउ इसी तरीके से हम देख लेते हैं एफ ई 415 के लिए। तो आपका एफ ई
415 के लिए जो आपका एक्सियो मैक्स की वैल्यू आती है वो आती है 0.48 डी, और Fe 500 के लिए आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी एक्सियो मैक्स इजिकल टू 0.46 डी। ठीक है नाउ, तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। नाउ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया, लिमिट स्टेट मेथड में धरण के अभिकल्पन में संपीड़न प्रतिबल दिया जाता है। तो जब आपका लिमिट स्टेट मेथड में जब कहते हैं हम डबली रेनफोर्स बीम को डिजाइन करते हैं तो उस टाइम पे आपका जो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट दिया जाता है वो आपका MU माइनस MU लिमिटिंग दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो MU लिमिटिंग है वो आपका सिंगली रेनफोर्स बीम के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाएंगे। ठीक है, जो आपकी सिंगली रेनफोर्स बीम है उसमें कितने मैक्सिमम आपके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधी आपको डेवलप हो सकते हैं। ये आपके MU क्या है कि जो आपकी बीम है उसमें कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो जो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा होता है उसमें से हम क्या करते हैं कि जो भी आपका सिंगली रेनफोर्स बीम के द्वारा वियर करने वाला आपके जो जितना कहते हैं आपका सिंगली रेनफोर्स बीम मूवमेंट को वियर कर लेती है उसको घटा देते हैं। तो ये क्या आपका सिंगली रेनफोर्स बीम के द्वारा वियर किया गया बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, और ये आपका क्या है, बीम में आने वाला मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में से हम क्या करते हैं, जो सिंगली रेनफोर्स बीम वियर कर लेती है कि बेंडिंग मोमेंट को, उसको घटा देते हैं। तो जो आपका बेंडिंग मोमेंट बचता है उस बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लोग क्या है, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है कि फ्लेक्चर में कंक्रीट के लिए सीमा अवस्था विधि में अभिकल्पन में प्रतिबल ब्लॉक यानी कि जो स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया लिया जाता है। तो जो आपका स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया आता है वो आपका आता है 0.36 FC के XU। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे FC की आपकी क्या है, कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाएगी और XU की आपकी न्यूट्रल एक्सिस। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर बीम में डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए L/D यानी कि स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ, स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ का अनुपात IS 456/2000 के अनुसार लिया जाता है। तो जो आपका सिंपली सपोर्टेड के लिए L/D का जो रेशियो है वो आपका 20 होता है और कैंटिलीवर के लिए जो आपका L/D का जो रेशियो है वो आपका कितना लिया जाता है, 7। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। दो मुख्य छड़ों यानी कि मेन बार के बीच न्यूनतम क्षैतिज दूरी मिनिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस ली जाती है। तो जबकि मिनिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस ली जाती है वो आपकी क्या होती है, डाया ऑफ बार। अगर दो अलग डाया की हैं तो उनमें छोटे वाला डाया को लेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर आपका एक 14 की है और एक आपकी 12 M की बार यूज़ की गई है। ठीक है, तो उस केस में आपको जो डाया ऑफ बार स्पेसिंग के लिए लिया जाएगा, हॉरिजेंटल स्पेसिंग के लिए, वो आपका छोटे वाला यानी कि 12 M की ली जाएगी। ठीक है, तो डाया ऑफ बार और जो दूसरा होता है आपका कि जो भी आपका कोर्स एग्रीगेट है, ठीक है, उसके नॉमिनल साइज से 5 mm एक्स्ट्रा, इन दोनों में जो आपकी जो भी अधिक होगी से कम नहीं आपकी हॉरिजेंटल डिस्टेंस रखी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, ए आपका डाया ऑफ बार हो जाएगा, बी आपका क्या आएगा इसमें कि जो आपका कोर्स एग्रीगेट है उसके जो नॉमिनल साइज है उससे 5 mm अधिक। ठीक है, इन दोनों में जो भी आपका अधिक होगा से कम आपकी जो न्यूनतम क्षैतिज दूरी है, मिनिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस, नहीं रखी जाएगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया आपका, एक RCC धरन 200 mm चौड़ी और 300 mm प्रभावी गहराई की है। इसमें M20 और Fe 415 ग्रेड की स्टील प्रयोग की गई है। तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU लिमिटिंग आपको कैलकुलेट करना आएगा। ठीक है, तो जो आपका Fe 415 के लिए आपका MU लिमिटिंग का जो फॉर्मूला होता है वो आता है आपका 0.138 BD² FCK। ठीक है, तो जो आपका B आपका दे रखा है 200 और D आपका कितना दे रखा है 300। B आपका दे रखा है 200, चौड़ाई दे रखी है 200 mm और जो D दे रखी है आपकी कितनी है 300 mm।
ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बी और डी की वैल्यू रखेंगे और एफ सी के आपका क्या है 20 दे रखा हैगा, ठीक है। तो इन सारी वैल्यू को जब हम पुटअप करेंगे तो आपका जो एमयू लिमिटिंग निकल के आएगा वो 49.68 निकल के आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नाउ आपका जो एमयू लिमिटिंग की वैल्यू है वो देख लेते हैं। आपके 250 के लिए कितनी ली जाएगी, 250 के लिए ली जाती है 1.49 बी डी स्क्वायर एफ सी के, ठीक है। और जब आपका एफ ई 500 के लिए जाती है 0.133 वी डी स्क्वायर एफ सी के, ठीक है। ये जो आपकी वैल्यूज निकल के आती हैं वो आपके जो आपका एम यू का जो फॉर्मूला होता है कंप्रेशन में 0.36 एफ सी के एक्स क्यू बी ब्रैकेट में डी माइनस 0.42 एक्स यू, इसको जब हम सॉल्व करते हैं यानी कि एक्स यू की जगह पे एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आती है वो आपके 250 के लिए 0.14 बी डी स्क्वायर एफ सी के निकल के आएगी, ठीक है। आपके 500 के लिए 0.133 बी डी स्क्वायर एफ सी के निकल के आएगी। और आपका जो एफ ई 415 है उसके लिए जो आपकी वैल्यू निकल के आती है 0.138 बी डी स्क्वायर एफ सी के निकल के आती है एम ए लिमिटिंग की, ठीक है। नाउ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि आपकी जो प्रश्न संख्या 9 थी उसके लिए आपको लिमिटिंग एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन टेंशन आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको EST कैलकुलेट करना है। तो EST कैलकुलेट करने के आपके दो तरीके हैं। पहला का तरीका क्या है कि आपका जो MR का फॉर्मूला है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, उसको रख करके आप निकाल लें। और दूसरा आपका जो फॉर्मूला है वो आपका PT लिमिटिंग से आप कैलकुलेट कर लीजिए। PT लिमिटिंग के लिए आपको क्या, PT लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है आपका 0.414 एफ सी के एक्स यू मैक्स डिवाइडेड बाई एफ बाई डी, ठीक है। यहाँ पे आपको कंक्रीट का ग्रेड ऑलरेडी 20 दे रखा है। एक्स यू की वैल्यू आपकी क्या होगी, एफ ई 415 के लिए आपकी 0.48 डी होती है, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुटअप कीजिएगा। एफ वाई आपका 415 ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। डी आपका गिवन होगा, डी आपका 300 दे रखा है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में। नाउ सभी को पुटअप करेंगे तो आपकी जो परसेंटेज स्टील है वो आपकी क्या है निकल के आ जाएगी। तो जबकि परसेंटेज स्टील निकल के आती है वो 0.5% निकल के आती है, ठीक है। तो EST निकालने के लिए हम क्या करेंगे, EST इक्वल टू होता है आपका PT लिमिटिंग मल्टीप्लाई बाई B इंटू डी। EST क्या होगा आपका PT लिमिटिंग मल्टीप्लाई बाई B इंटू डी, ठीक है। इसको पुटअप करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी 570 mm स्क्वायर के समथिंग निकल के आएगी, ठीक है। नाउ जो दूसरा है कि MU इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला रखा जाता है 0.87 FY AST ब्रैकेट में D माइनस 0.42 XU मैक्स, ठीक है। इसको पुटअप कर दिए। XU मैक्स की जगह आपका 0.48 D कितना है आपका 300 आ जाएगा, ठीक है। AST आपको कैलकुलेट करना है। FY आपका 415 दे रखा है। अब MU की जगह पे क्या जाएगा, MU की जगह आपने निकाला था 49.68 इंटू 10 की पावर 6। वैल्यू पुटअप करेंगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगा 574 mm स्क्वायर आ जाएगी। आप देखेंगे PT लिमिटिंग और PT लिमिटिंग और MU से जो आपकी वैल्यू आ रही है वो लगभग में आपकी क्या बराबर है, ठीक है। तो आप चाहें कोई से भी मेथड का यूज करके आप क्या होगा EST कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ जब आपका ऑप्शन होगा इसमें तो आपका ऑप्शन नंबर, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। पहला आपको दे रखा है 782 mm स्क्वायर, दूसरा आपका 712 दे रखा है, तीसरा आपका 882 दे रखा है और चौथा आपका क्या होगा 812 और जो लास्ट ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर E वो आपका क्या है राइट आंसर होगा, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि जो डबली रेनफोर्स बीम में न्यूट्रल एक्सिस की गहराई कैलकुलेट करते हैं। तो आपके जो डबली रेनफोर्स बीम है उसमें जो आपका न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला होता है वो होता है 0.87 FY AST माइनस FSC
FSC ASC डिवाइडेड बाई 0.36 FC के इंटू बी। ठीक है, तो ये आपको क्या न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। यहाँ पे Fy आपकी जो स्टील का जो ग्रेड है उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी। AST आपका क्या आएगा, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन टेंशन। FSC क्या है कि जो आपने कंप्रेशन में रेनफोर्समेंट डाला है उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, ASC एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन कंप्रेशन। ठीक है, FC के आपकी कंक्रीट के ग्रेड की जो आपका कंक्रीट है उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी। बी क्या आपकी विड्थ हैगी बीम की। ठीक है, नाउ तो आपका ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। सॉरी, बी नहीं सी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया कि बीम के लिए मुख्य छड़ों का न्यूनतम व्यास लिया जाता है। तो बीम में हम लोग मिनिमम डायाफ्राम यूज करते हैं आपका 12 mm का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया कि टी बीम के लिए फ्लैंज की प्रभावी चौड़ाई इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लैंज ली जाती है। तो आपका पहला ऑप्शन है BF इजिकल टू L0/6 प्लस BW प्लस 6DF, और जो दूसरा आपका VW प्लस A/2 प्लस B/2। ठीक है, तो इन दोनों में जो भी आपकी न्यूनतम होती है वो क्या ली जाती है, आपकी इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज ली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर होगा। इसमें L0 क्या है, L0 है कि जहां पे आपके मूवमेंट जीरो हैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। मान लीजिए आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में आपका क्या आएगा, जो आपका मूवमेंट है आपके एंड्स पे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी L इजिकल टू क्या हो जाएगी, L0 हो जाएगी। ठीक है, ना अगर हम बात करते हैं आपकी फिक्स्ड या कॉन्टिन्यूस बीम की, तो कॉन्टिन्यूस बीम में क्या होता है आपका, ये इस तरीके से यहाँ पे फिक्स होगी। ठीक है, तो आपकी जो डायग्राम होता है वो किस इस तरीके से जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपकी लेंथ होती है, यहाँ पे मूवमेंट आपका क्या जरूर है यहाँ पे, तो ये क्या आपके कहलाएगी, L0 कहलाएगी। और जो आपकी कंटिन्यूस बीम के लिए जो आपकी L0 ली जाती है वो 0.7 L, यानी कि जो भी स्पैन है उसका 0.7 ली जाएगा। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट है आपका इसमें BW क्या आपका विड्थ ऑफ द वेव, बी क्या आपका विड्थ ऑफ द वेव, यानी कि जो आपका स्टीम है या रेव है उसकी चौड़ाई। DF क्या है आपका डेप्थ ऑफ फ्लैंज। ठीक है, फ्लैंज की गहराई। A और B क्या है, A और B क्या है आपके, मान लीजिए आपकी बीम है। ठीक है, ये आपकी क्या है बीम पड़ी है, तो इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी, सॉरी जो आपकी क्लियर डिस्टेंस होती है, जबकि इनके मध्य में जो आपकी क्लियर डिस्टेंस होती है वो आपकी क्या है, ये A कहलाएगी, और ये आपकी क्या कहलाएगी, ये B कहलाती है। ठीक है, तो जो ये क्या आपका स्पैन हो गया, जो आपकी बीम है उसके दाएं बाएं यानी अगल बगल के जो स्पैन है, ठीक है, उनकी दूरी। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट है आपका, नाउ इसी में देख लेते हैं आपकी जो आइसोलेटेड टी बीम है, ये आपके क्या था एक आसमी, जिनको क्या है हमने एक साथ डाला जाएगा। ठीक है, आइसोलेट का मतलब जिसमें आपकी स्लैब और जो आपकी बीम है दोनों को अलग अलग कंक्रीटिंग कर रहे हैं। पहले आपकी क्या बीम में कर दी, उसके बाद स्लैब में कर रहे हैं कंक्रीटिंग, तो ऐसी क्या कहलाती है आपकी आइसोलेटेड। ठीक है, नाउ आइसोलेट के लिए आपका जो विड्थ ऑफ द फ्लैंज ली जाती है वो आपकी कितनी ली जाती है, BF इजिकल टू L0 अपॉन B प्लस 4 प्लस BW। ठीक है, इसमें जो भी आपका ये हो गई, और दूसरा है BF इजिकल टू B। इन दोनों में जो भी आपका मिनिमम है वो आपकी क्या लगेगी, विड्थ ऑफ द टी बीम कहलाएगी, सॉरी विड्थ ऑफ द फ्लैंज। नाउ जो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि WSM में संतुलित यानी बैलेंस सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR लिया जाता है। तो जो आपका MR लिया जाता है वो लिया जाता है हाफ BX सिग्मा CV/2 ब्रैकेट में D माइनस XY3। तो जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D इज राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं कि जब आपकी डबली रेनफोर्स बीम का प्रयोग करते हैं, पहला अतिरिक्त सुरक्षा गुणांक की आवश्यकता के लिए, धरन की चौड़ाई और गहराई सीमित कर दी है तब किया जाता है,
धरन की गहराई चौड़ाई से अधिक हो तब करेंगे या इनमें से कोई नहीं। तो जबकि बीम है उसकी अगर हम धरन की चौड़ाई और गहराई सीमित कर देते हैं और उस केस में आपका जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा निकल जाता है, सिंगली रेनफोर्स बीम से ज़्यादा मूवमेंट आ रहा होता है, तो आपका जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या है कंप्रेशन में रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, एकल प्रबलित धरन यानी कि सिंगली रेइंफोर्स्ड बीम की लीवर आर्म WSM यानी कि वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट मेथड में कितनी होगी। तो जो आपकी WSM में जबकि लीवर आर्म ली जाती है वो ली जाती है D-XY3, ठीक है। और यहीं LSM की बात करें तो आपकी कितनी है D-0.42XU ली जाती है, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि आपकी जो कैंटिलीवर बीम है उसमें टेंशन रेइंफोर्समेंट दिया जाता है। तो आपकी कैंटिलीवर बीम में जब फोर्स लगता है तो आपको जो टेंशन स्ट्रेस डेवलप होते हैं वो ऊपरी भाग में होते हैं, ठीक है, और नीचे भाग में क्या होता है आपके कंप्रेशन होता है, ठीक है। तो जो हम रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, टेंशन रेइंफोर्समेंट, वो कौन सी साइड में प्रोवाइड करें, टेंशन में। तो आपके जो हम रेइंफोर्समेंट देंगे वो आपको क्या है बीम के ऊपरी भाग में देंगे, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, सिंपली सपोर्टेड बीम का प्रभावी पार्ट यानी कि इफेक्टिव स्पैन आपका 16 मीटर का है। IS 456-2000 के अनुसार L/D यानी कि स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो होगा, ठीक है। तो रेशियो आपके लिए आपका जो जो आपका स्पैन यदि आपका 10 मीटर से कम है तो उसके लिए जो आपका रेशियो लिया जाता है वो 20 लिया जाता है। यदि L/D का रेशियो कितना लिया जाएगा 20, जब स्पैन आपका क्या होगा स्पैन लेस देन होगा 10 मीटर से, ठीक है। तो जो ग्रेटर देन होता है तो उस केस में हम लोग क्या है फैक्टर लगाते हैं, मॉडिफाई फैक्टर, ठीक है। तो वो आपके कितने देंगे 10 डिवाइडेड बाई स्पैन लिया जाता है, क्या लेंगे 10 डिवाइडेड बाई स्पैन मल्टीप्लाई बाई आपका 20, ठीक है। तो आपका 10 स्पैन आपका 16 मीटर का हो जाएगा और ये आपको क्या आएगा 20 ऑलरेडी रेशियो आएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 12.5, तो यानी कि जो आपका रेशियो होगा L/D का वो कितना होगा 12.5। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि अगर लेटरल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम का तनुता अनुपात यानी कि सिलेंडरनेस रेशियो लिया जाएगा। तो जब आपका सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आपका जो सिलेंडरनेस रेशियो लिया जाता है वो आपका 60V और 250 B² डिवाइडेड बाई D, इन दोनों में जो भी न्यूनतम हो वो आपको क्या है सिलेंडरनेस रेशियो कहलाएगा, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं कैंटिलीवर के लिए, तो जब आपका कैंटिलीवर के लिए जो आपका तन्यता अनुपात लिया जाता है आपका वो लिया जाता है आपका 100 B² अपॉन D, 100 B² अपॉन D और 25B, इन दोनों में जो भी न्यूनतम होगा वो आपको क्या कहलाएगा सिलेंडरनेस रेशियो कैंटिलीवर बीम के लिए। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, धरन में न्यूनतम संपीड़न प्रबलन दिया जाता है। तो जबकि बीम है उसमें आपके कंप्रेशन में रेइंफोर्समेंट दिया भी जाता है और नहीं भी दिया जाता है। तो आपके जो मिनिमम हम न्यूनतम संपीड़न प्रतिबल लेंगे वो आपका 0% दिया जाता है। आपकी सिंगली रेइंफोर्स बीम में कंप्रेशन में क्या है रेइंफोर्समेंट नहीं दिया जाता, तो वहां पर आपका बीम में कितना होगा कंप्रेशन में आपका रेन परसेंटेज कितना होगा 0% होगा कंप्रेशन में रेइंफोर्समेंट, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नाउ आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।